Good evening all, welcome to Learners Academy. एक्सरसाइज नंबर 5.3 के 14 क्वेश्चंस हम करके आए हैं पिछले सेशन में एंड टुडे वी आर अप टू क्वेश्चन नंबर 15, राइट। 15 से आज आगे की कहानी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करें। अब आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 15 से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो कैसे क्या टाइप के क्वेश्चन हैं? ये वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है ये? वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि हर एक चैप्टर में आती है। देखो ये घूम फिर के, और इस चैप्टर में भी तीसरी बार आ रही है। 5.1 में आई थी, 5.2 में आई थी और अभी 5.3 में आ रही है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स, तो आप मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक उठाओ, नया टॉपिक जब भी आप सीखोगे तो उसमें टॉपिक सीखने के बाद, उस पर कमांड हासिल करने के बाद वो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट होके आएगा ही आएगा। बी इट लीनियर इक्वेशन, बी इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी इट पॉलिनोमियल्स, बी इट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक के भी आए थे ना वर्ड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बी इट सरफेस एरिया, बी इट एरिया ऑफ सर्कल, सब में आएंगे। ट्राइंगल्स, ठीक है। चलो, तो उससे तो हम बच ही नहीं सकते। आइए क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करते हैं। आवाज नहीं? एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई काम करने का एक एग्रीमेंट होता है जिसको अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अलग अलग ठेका, अलग अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं, जैसे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, टेंडर, ठीक है ना। टेंडर एक्चुअली क्या होता है? उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के शर्तों का जो पैकेज होता है उसको टेंडर बोलते हैं, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की क्या क्या शर्तें हैं, कितने रुपए में होगा, किस टाइम पे होगा, उस पूरी चीज को टेंडर बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, जितने भी सिविल कंस्ट्रक्शन होते हैं, लाइक रोड बन गया, पुलिया बन गई, जो भी नदी नाले जो भी बनते रहते हैं, तो वो कोई एक आदमी तो बना नहीं सकता, या एक ग्रुप ऑफ आदमी भी बनाते हो। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? इसका कॉन्ट्रैक्ट लेती है। क्या लेती है? कॉन्ट्रैक्ट। वो गवर्नमेंट को अपनी प्राइस बिड करती है, दूसरी कंपनी दूसरी प्राइस बिड करती है, और गवर्नमेंट को जो सही लगता है, जो लोवेस्ट प्राइस बिड होती है उसमें से, और कम से कम समय में जो होता है और अच्छे से अच्छा काम करके देता है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ओके, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद फिर वो भूल जाता है कि उसने क्या बिड किया था क्या नहीं किया था, फिर वो घटिया माल लगा देता है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है भाई ये करूंगा वो करूंगा, जैसे वही, लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बस वही सेम चीज है कि इलेक्शन में जीत जाए बस आदमी कैसा भी करके, फिर बात की तो लीला अपरंपार है, सब जानते हैं, ठीक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं ले सकते, साइन हो जाता है। अगर अनटिल एंड अनलेस कोई भारी कंप्लेन नहीं होती है तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, अब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, अब कॉन्ट्रैक्ट रोड बनाने का दे दिया गया, अब आप एक जना उठ के जाएगा कि साहब वो रोड अच्छे से नहीं बना रहे, तो इतनी सी उसकी कंप्लेन में वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ कंपनी से वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक इंडिविजुअल की कंप्लेन की क्या हैसियत है? या तो फिर वो पूरे प्रूफ्स के साथ आए, और लेकिन मान लो मास में कंप्लेन्स हो रही है, पूरा गांव ही कंप्लेन कर रहा है कि रोड घटिया क्वालिटी का है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वापस भी ले लिया जा सकता है, डिपेंड करता है। ओके ना, क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्टर बनो तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्टर भी एक अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। ओके, एक अक्षय कुमार की मूवी भी थी, इसमें कॉन्ट्रैक्टर था, है ना। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, कोई कंस्ट्रक्शन जॉब का के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पेनल्टी लग जाएगी भाई, उसमें पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने स्पेसिफाइड टाइम पे जॉब खत्म नहीं किया, वो कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म नहीं किया, तो पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, एक फिक्स डेट दे दी गई है, उसमें आपको काम खत्म करना है, नहीं किया तो आपको क्या लगेगी? आपके ऊपर पेनल्टी। और पेनल्टी कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपने एक दिन डिले किया तो 200 रुपए, अगर दूसरे दिन भी डिले कर दिया तो पहले दिन के तो 200 लग चुके हैं, दूसरे दिन के 250 लगेंगे। हर हर डे का इक्वल पेनल्टी नहीं है, हर बार पेनल्टी हर डे की बढ़ती जाएगी, 50-50 बढ़ती जाएगी। तीसरे दिन की 300 एक्सेट्रा, दैट इज द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हर एक आने वाले दिन की पेनल्टी हर एक पिछले दिन की पेनल्टी से 50 रुपए ज्यादा होगी। सक्सीडिंग आने वाला, प्रीसीडिंग जो गया पिछला। ओके, ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अब कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन अगर काम डिले कर दिया तो कुल मिलाकर उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? तो सिंपल सा लॉजिक तो ये है, पहले दिन की पेनल्टी ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की 350, अगले की 400, फिर 450, ऐसे करते करते 30 दिन की पेनल्टी काउंट करके उसको जोड़ना है। दैट मीन्स एपी तो बन रहा है, क्योंकि 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एपी फॉर शॉर्ट। अब अगर ये एपी है और एपी के टर्म्स को जोड़ना है तो मैं मैनुअली थोड़ा जोड़ूंगा, मैं कैसे जोड़ूंगा? एसएन के फॉर्मूला से जोड़ूंगा। समझ आया? क्वेश्चन क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट। here it is given that start it. Here it is given that
अब पहली बार प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर बाद में आपको प्रेजेंटेशन वर्क अपने आप करना है सेम टू सेम पैटर्न पे। Here it is given that penalty for the first day, penalty, अच्छा कई लोग पेनल्टी को पेलेंटी बोलते हैं, पेलेंटी है ना, पेलेंटी नहीं होता, पेनल्टी होता है, या तो फिर प्लेंटी होता है, या तो फिर जो वर्ड होता है वो होता है प्लेंटी, और या फिर होता है पेनल्टी। अब इन दोनों का मिक्स करके आप कह रहे हो पेलेंटी, लेकिन पेलेंटी कुछ नहीं होता है, तो प्लेंटी होता है या पेनल्टी होता है। ओके, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, दैट इज, उसकी पेनल्टी को हम A1 से डिनोट कराते हैं, पहले दिन की पेनल्टी को A1 से, एंड इट इज गिवन एज ₹200 200, एंड 3 दिन की गिवन है तो आप भी 3 दिन की लगा दो पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे, दैट इज उसको A2, एंड फिर थर्ड डे ठीक है, दैट इज A1 हो गया, देन A2, देन A3। तो बताओ 50-50 जोड़ दें, 250 एंड 300, ओके, एंड सो ऑन अप टू हाउ मेनी टर्म्स, क्योंकि 30 दिन तक पेनल्टी उसने डिले किया तो 30 दिन की पेनल्टी लगेगी, अप टू 30 डेज, एंड सो ऑन अप टू 30 days. So it forms an AP. So it forms an AP. हेलो, हाँ जी, हाँ हेलो, हाँ 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 हाँ, देखो अपन 15 से पहले, एक मिनट रुको, एक मिनट, इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोज, एपी लिख दो पहले, सबसे पहले कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए अब तो इस पैटर्न के, चैप्टर का एंड ही आ गया, और इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, 300 300 400, 300 के बाद 400, नहीं तो सारे दोनों लिखने बैठेगा, अप टू 30 टर्म, अप टू 30 टर्म, ओके। तो ये एपी बन गई हमारी, इन विच ए और डी निकाल लो, इन विच ए और डी निकाल लो फटाफट, हाँ, इन विच हो गई ना, हो रही, इन विच ए इक्वल टू, ए तो A1 के बराबर, दैट मीन्स 200, एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 250 माइनस 250, और टोटल टर्म्स n है तो n इक्वल टू 30, और मतलब 30, ठीक है। चलो ऐसे का फॉर्मूला लगाओ क्विकली, हाँ ना, हेलो, हाँ जी, तो 2 इंटू ए, व्हाट इज ए, 200, 2 इंटू 200, देन प्लस n माइनस 1 का बोले तो 30 माइनस 1 इंटू डी बोले तो 50, इसको सॉर्ट आउट ही तो करना है बस, 30 बाई 2 इज 15, 2 इंटू 200 इज
400. 30 minus 1 is 29. 29 into 50 is 1450. Okay, 1450 and 400 is 1850 into 15. 15 5 is 75, remainder 7. 15 8 is 120 and 7 127 and 12. 27,700। अब इसको उसी की भाषा में जवाब देना है ना। ये तो हमने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसकी भाषा क्या थी, किस लैंग्वेज में उसने हमसे बात करी कि कितना पैसा लगेगा अगर वर्क को 30 दिन से डिले। तो जिस भाषा में वो बात करेगा उसी भाषा में हम उसको जवाब देंगे। ईट का जवाब पत्थर से, ठीक है। हैंड, अगर वो कहे ना ऐसे कैसे बात कर रहा है तो कहना तूने तो ऐसे बात करी थी, ठीक है। हैंड टोटल पेनल्टी। हाँ, कहना लिखना की बात है, आपका लिखना कहना ही होता है, ठीक है। स्टूडेंट का लिखना बहुत कुछ कहता है। टोटल पेनल्टी फॉर द 30 डेज, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। इक्वल टू S30 के बराबर आएगा ये, एंड इट इज इक्वल टू ₹2,775। डन। बोलो मयंक, समझ आया? अब प्रेजेंटेशन पार्ट समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन का। और ये प्रेजेंटेशन पार्ट अपन सेकंड एक्सरसाइज में भी करके आए थे। वही 2-3 टर्म्स बनानी होती है, एपी बनानी होती है और फिर एपी को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स डिलीट इट एंड कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes। जल्दी उठाओ। a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes। 700 रुपए का सम है, सम मतलब रकम है, 700 रुपए की रकम है जिसको मुझे 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने? 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। भाई ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी रही है 7 बच्चों की, उसके हिसाब से मुझे, ये 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चे तो, लेकिन मेरे पास प्राइस तो 7 ही है। उसके बाद अगर किसी की 8, 9, 10th रैंक आती है तो उनको कोई भी प्राइस नहीं। अब 7 बच्चों को इक्वल प्राइस दे दें तो वो तो नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट आने वाले और 7th आने वाले में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं रहा। तो उन्होंने क्या करा, हर एक प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है। हर एक प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है। जो फर्स्ट प्राइस है उससे 20 रुपए कम सेकंड प्राइस, उससे 20 रुपए कम थर्ड प्राइस, उससे 20 रुपए कम फोर्थ प्राइस। ऐसे करते करते 7 प्राइजेस है मेरे पास। 7 के बाद कोई प्राइजेस नहीं है। इन सारे प्राइजेस का सम कितना है? 700। आपको 700 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 7 प्राइजेस भी बन जाएं और हर एक प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम भी बन जाए। समझ आया? नहीं आया? 7 लोगों को मुझे ये 700 रुपए बांटना। तो एक ऑप्शन तो था 100 रुपए दे देता मैं सबको, बट वो तो नाइंसाफी हो जाती, क्योंकि फर्स्ट रैंक वालों को भी 100 मिले और 7th रैंक वाले को भी 100 मिले, सबको बीच में 100 मिले। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट रैंक वाले को ज्यादा देना है, 100 से ज्यादा देना है, फिर उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम, ऐसे करते 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 7th रैंक तक मुझे कुछ तो देना है। 7th रैंक वाले को भी मुझे कुछ तो कैश प्राइस देना है। और उन सबका टोटल क्या होना चाहिए? 700। और हर एक कैश प्राइस के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 20 रुपए का। इस तरीके से 700 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम है या नहीं है? ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आ सकती का कभी? क्यों क्यों नहीं आ सकती? बता क्यों नहीं आ सकती? चल बता, 1 मिनट। ऐसी सिचुएशन कह रहा हूं, एग्जैक्ट सेम डेटा कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 3 को भी देना होगा, 4 को भी देना होगा। सपोज करो कल को आप कोई बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस में आपके कुछ एम्प्लॉइज हैं, आपको एम्प्लॉइज को उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी करी, 4 लोगों को प्राइस देना है, आपने बजट बना लिया 10,000 पे बांटूंगा मैं चारों में, तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को ज्यादा दोगे, फिर सेकंड दोगे, थर्ड दोगे। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी नहीं आएगी? प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन है या नहीं है ना? चलो, तो अब हम कैसे करेंगे इसको? तो देखो सुनो, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एपी के नंबर ऑफ टर्म्स हमारे उंगलियों पे हों, कितने? 7 ही तो हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एपी के नंबर ऑफ टर्म्स हमारी काउंटिंग नंबर्स पे ही हो, यानी 7 ही हैं, उसमें अपन सारे टर्म्स को ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी उनकी जनरल फॉर्म में मान लेते। समझ आया? समझ आया कि क्या कहा मैंने? सारे 7 ही तो है ना हमारे पास, तो सातों के सातों टर्म्स अपन वैसे A1, A2, A3, A4 मानते हैं ना, वो तो उनके नोटेशन होता है। उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होती है? पहली टर्म A, दूसरी टर्म A प्लस डी, सेकेंड टर्म A प्लस, थर्ड टर्म A प्लस 2d, इस फॉर्म में मान लेते हैं क्योंकि 7 ही है। लेकिन कल को ये 70 हो जाए तब ये पॉसिबल नहीं होता, फिर हमारे ओरिजिनल टेक्निक्स पे अपन रिलाय करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करीब करीब आपको इतने ही नंबर ऑफ टर्म्स देगा जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं।
ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट द 7 कैश प्राइजेस बी, 7 कैश प्राइजेस को मैं अज्यूम कर रहा हूं, देखना प्राइजेस बी, पहले कैश प्राइस को मैं अज्यूम कर रहा हूं ए, दूसरे को ए प्लस डी, मतलब 7 टर्म्स मान लूंगा मैं इसको एपी की, तीसरे को, अगले को, उससे अगले को 4G नहीं 4D 5D ए प्लस 6D। ओके, तो ये हो गए 7 हो गए, गिन लो 7 हो गए, तो ये 7 कैश प्राइजेस आ गए मेरे पास, आ गए। अब अपने को सीधी सीधी गणित पता है कि सातों कैश प्राइजेस का सम कितना है 700, तो इन सबको जोड़ के 700 के इक्वेट कर दूं, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट now it is given that sum of all 7 cash prizes, sum of all 7 cash prizes equal to how much 700, ये गिवन पार्ट है, दैट इज, तो यानी कि मैं सबको जोड़ के 700 को इक्वेट कर सकता हूं, पहला था ए, दूसरा था ए प्लस डी, वैसे तो सब जुड़ेंगे पर एक बार के लिए थोड़ा सम्मान देने के लिए इनको ब्रैकेट्स में पैक करके रखो ताकि पता चले ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है, वैसे तो सभी जुड़ने हैं, अंत तंत तो सबको किसी से भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार के लिए प्रेजेंटेशन पार्ट है तो इसलिए अपन ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये बोलो छठा हो गया, और ये सातवां। जैसे नहीं किसी पार्टी में जाते हैं तो अब घर से तो जो जो 2-2 3-3 ग्रुप बना के जाते हैं फ्रेंड्स, वही घुसते हैं पार्टी में, अंदर जाने के बाद सब मिक्स हो जाते हैं, जब पार्टी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में तो जो ग्रुप बन के गया वही खड़ा रहता है आपस में, फिर जैसे जैसे कंटिन्यू होती है तो सब मिक्स हो जाता है, तो अभी तो ये अपने अपने ग्रुप बना के गए हैं, ठीक है, एक ही पार्टी में, रुपीज 700। अब सुनो कितने ए हो गए चेक करो, आज तो गिन लिया, आज के बाद मत गिनना, 7 टर्म से तो 7 ही ए होंगे, हर एक टर्म के पास एक ए होता है, हर एक टर्म के पास एक ए होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, कोई एपी की कोई भी टर्म उठाओ हर एक टर्म के पास एक ए तो होता है ना, तो ये तो हो जाएगा, कभी भी आपको ए गिनना हो तो सीधे सीधे पूछना कितनी टर्म्स है ना, हाँ डी को काउंट करना पड़े तो डी काउंट करो, 1 2 3 3 और 3 6 4 10 15 और 6 21, तो 7A प्लस 21D हो गए क्या ये सारे मर्ज होके, इक्वल टू व्हाट, इसमें से 7 कॉमन ले सकता हूँ और काट सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दो, तो A प्लस 3D इक्वल टू 100, सर ए और डी में इक्वेशन बन गई, अरे बेटा डी की वैल्यू तो है, क्या है डी की वैल्यू, -20, हर एक टर्म पिछली टर्म से 20 कम है ना, तो जो एपी बनेगी वो डिक्रीजिंग बनेगी नहीं बनेगी, पहली वाली टर्म बड़ी होगी, दूसरी उससे छोटी होगी, तीसरी उससे छोटी होगी, तो 20 कम होगा, तो डी क्या हो जाएगा -20। तो आप चाहो तो इसका जिक्र पहले भी कहीं लिख सकते हो, हमने लिखना भूल गए, अभी मैं इसको डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, है ना, कैसे, ए प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू इक्वल टू, ये लो साहब डी की वैल्यू रखते ही तो ए की वैल्यू आ जाएगी अभी तो, और एक बार ए की वैल्यू आ गई और डी तो ऑलरेडी था तो सातों टर्म्स निकल जाएंगे, बोलो ए -60 इक्वल टू 100, सो पहले आदमी को 160 रुपए मिलेंगे, मतलब 100 प्लस 60 160, ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो गई 160, अब आपको सातों टर्म्स निकालनी है, तो आप सातों टर्म्स कैसे निकालेंगे ना, ए इक्वल टू क्या था 160, दूसरी टर्म क्या थी यानी 160 प्लस माइनस का 20 कितना आएगा ये 140, तीसरी टर्म क्या थी ए प्लस 2D यानी ए क्या है 160 प्लस 2 गुना किसका -20 का, -20 का 2 गुना -40, 160 -40 120, देखो प्रैक्टिकली तो 20 घटाना है, प्रैक्टिकली बात करें तो सब में क्या करना है अपने को 20, लेकिन फॉर्मेलिटी पार्ट है ए और डी की वैल्यू पुटअप कर करके रखना है, 3 इंटू -20 तो हो जाएगा, फिर 4 इंटू -20 80 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ो 5 इंटू -20 वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर आगे बोलो 6 इंटू -20 सॉरी 6 इंटू -20
ये कितना हो जाएगा 40, बस हो गए। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट उसी की भाषा में है 7 कैश, द वैल्यू ऑफ 7 कैश प्राइजेस आर, द वैल्यूज ऑफ 7 cash prizes are, 7 cash prizes are rupees 160, rupees 140, rupees 120, then rupees 100, then rupees 80, then 60, and finally rupees 40। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट को जोड़ो तो सही, ये तो 700 रुपए होने चाहिए कुल मिला के। अगर ये 700 नहीं है ना तो यानी कि क्वेश्चन में हमने गलती कर दी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में। जोड़ो इन सबको, 700 होते हैं क्या ये? तो 700 का डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट कर लिया, 20 रुपए कम। ये समझ आया सबको? मिले तो सही, 8वें नंबर से तो किसी को कुछ ही नहीं मिला। तो फिर क्या पता, तो फिर क्या ही पता। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो इस पे और चर्चा करनी है। अभी कल को ये 70 कैश प्राइस हो जाए तो जैसा कि मैंने कहा, जैसे कैश प्राइजेस हमारी पहुंच से बाहर चल जाए, नंबर ऑफ कैश प्राइजेस, तो हम ऐसे थोड़ा करने बैठेंगे ए प्लस डी, नॉट पॉसिबल और नॉट प्रेजेंटेबल ऑल्सो। तो क्या करेंगे? हेलो, हाँ 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 हाँ, नहीं देगा, देगा ना। बताओ बताओ। आरव के आ जाओ भाई, आ जाओ। एस वॉट, S12 निकालना है।
तो S12 का फॉर्मूला बनता है 12/2 इंटू 2a, तो a तो 3 था, n माइनस 1 12 माइनस 1 11, और d क्या हो गया, 3 का गैप है। ओके फाइन, उसको सॉल्व करना है 6 6 33। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर ऐसा मिलेगा आपको कि कैलकुलेशन इतनी सरल मिलेगी कि आप बिना पेन उठाए भी करें। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, बस आप वर्ड प्रॉब्लम को सक्सेसफुली मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दो एक बार, उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट बड़ा ही सरल मिलेगा। ओके, 6 इंटू 6 प्लस 33 इज 9 39 6 9 या 54 5 18 and 5 234 trees। उसी की भाषा में जवाब दे दो, number of trees that will be planted by the students of all the sections of all the classes ठीक है, दैट इज, उसको हम S12 से डिनोट करा के और आंसर लिख देंगे 234 ट्रीज। डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। कर दूं डिलीटेड कर दें मयंक? प्रेजेंटेशन पार्ट समझ आ रहा है? Number of trees that will be planted by the students of all the sections of all the classes, that is S12 equal to 234। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए उन्होंने फिगर भी दिया हुआ है, बट इन केस अगर फिगर ना भी दे तो हमको भी बनाना आना चाहिए। देखो एक बार रीड आउट करते हैं। एक स्पाइरल बनाया हुआ है, स्पाइरल समझते हो? स्पाइरल एक ऐसा फिगर होता है जो प्रैक्टिकली देखे तो नेवर एंडिंग होता है। ठीक है, जैसे स्पाइरल नोटबुक हो गई, जैसे जैसे इसकी स्पाइरल नोटबुक हो गई, या फिर स्प्रिंग होती है ना, अलग अलग उपकरणों में इक्विपमेंट्स में डलती है, स्प्रिंग होती है, वो भी स्पाइरल होती है। ठीक है, ओके ठीक है, ओके चलो इधर देखो, और अगर पानी कम डालो तो मैगी भी वैसी बनती है, देखे होंगे? ठीक है, नहीं देखे? हाँ ऐसे होता है, आज पानी कम डाल के देखना, उसमें बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ठीक है, स्प्रिंग स्पाइरल टाइप में। ठीक है, और कुछ गर्ल्स तो अपने बाल भी वैसे करवा के आती है ना, ऐसा भी देखा गया है, इतिहास में देखा गया है ना। क्या बोलते हैं उस हेयर स्टाइल को? कर्ल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ल्स, KURL। तो कर्ल्स ठीक आता है? ओके, आई डोंट नो क्योंकि मैं मेकअप नहीं करता। CURLS। तो कर्ल्स कौन करेंगी? गर्ल्स। उनको घुंघराले बाल बोलते हैं, उनको कर्ल्स नहीं बोलते। चलो देखो, चलो इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, हो गया। A spiral is made up of successive semicircles। सेमी सर्किल बनाना है, लेकिन सक्सेसिव बनाना है। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार सेमी सर्किल बनानी। ठीक है, आगे सुनो, जब आप लगातार सेमी सर्किल बना रहे हो तो सेमी सर्किल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। या सेमी सर्किल बनाओ या सर्किल बनाओ, आपको दो चीजें चाहिए, एक तो सेंटर, एक रेडियस। मैंने कहा सर्किल बनाओ तो आपके दो ही सवाल होंगे कि सेंटर बताओ कहाँ रखना है, दूसरा भव्य हो गया ना, अभी भी मुस्कुराएगा क्या उस बात को लेके? और मुस्कुरा ले, चल मैं वेट कर लेता। तभी तो कहता हूँ तू आगे बैठा कर, तो क्या फंस जाता है उस बवंडर में। बेटा बात हो गई, खत्म हो गई, दैट्स इट। अब वापस इधर आना होता है। ये केवल और केवल भाई आप ज्यादा प्रेशर ना फील करो, आपको ऐसा ना लगे कि पढ़ाई हो रही है, आपके लिए फन रहे आपकी क्लास, इसलिए मैं एक दो किस्से सुना देता हूँ। इसका मतलब थोड़ी कि उसी में खो जाए, क्या आपको सर में बात बताइए वापस ही ना आ पाए, फिर मैं पूरे क्लास सीरियस होकर लेना शुरू कर दूंगा। आ जाओ। तो सर्किल बनाने के लिए दो चीजें, एक तो सेंटर, दूसरा रेडियस। तो देखो सेंटर की कहानी, उसने क्या कही, आपको दो पॉइंट्स को सेंटर की तरह यूज करना है अल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक छोड़ के, पहले ए को सेंटर की तरह यूज करो, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर इन दोनों को बदल के सेंटर की तरह। यानी दो पॉइंट्स अवेलेबल है वहां पे, पहले ए को सेंटर लगाओ, फिर दूसरा सेमी सर्कल बी को सेंटर लगाओ, फिर तीसरा सेमी सर्कल फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, इस तरीके से। ठीक है, आगे सुनो। अब सर रेडियस भी तो बताओ। तो पहले सेमी सर्किल की रेडियस 0.5, दूसरे की, तीसरे की 1, ऐसे करके बढ़ाते जाओ। तो अब सपोज करो हम अगर 13 सेमी सर्कल्स, 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाते हैं,
तो वो टोटल लेंथ कितनी बनेगी वो मुझे पता करना है, स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी बनेगी मुझे पता करना। ओके, अच्छा स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्टिंग विद सेंटर ए से स्टार्ट करना है। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो पीछे फिगर तो ऐसे ही, सपोज करो ये तो है ए, तो ए को सेंटर रखूंगा तो रेडियस 0.5 रखूंगा, रेडियस ए को सेंटर रख के 0.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल ऐसे बन जाएगा, यानी ये भी 0.5 और ये भी डन। अब बी को सेंटर रखना है और बी को सेंटर रख के कहां से स्टार्ट करना है? जहां पहले खत्म किया है, जहां पहले खत्म, तो आपने सेंटर को यहां रखा और यहां पे खत्म किया, यहाँ पे खत्म किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। अब सेंटर यहाँ रखना है, सेंटर यहाँ रखना है, लेकिन रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ा देनी है। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर अगर आपको रेडियस बढ़ा देनी है तो आप इमेजिन करो जो सेमी सर्किल है वो कैसा बनेगा, सोचो। समझ आया? क्योंकि ये टोटल 1 और ये टोटल 1, समझ आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। उसके बाद वापस ए पे आना है और फिर 1.5 सेंटीमीटर बढ़ा देनी, फिर वापस 1.5 बढ़ा देनी, फिर वापस 0.5 बढ़ा देनी, एंड सो ऑन। ये एक स्पाइरल बनता जाएगा। तो ऐसे 13 लगातार सेमी सर्किल बनाने, ए पर सेंटर, बी पर सेंटर, ए पर सेंटर, बी पर सेंटर। अब ज्यादा पिक्चर क्लियर करनी है तो पीछे आ जाइए, पीछे उन्होंने फिगर बनाया हुआ है, देखो इस फिगर को देखो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले ए को सेंटर रखा तो सेमी सर्किल ऐसे बन गया। अब फिर बी को सेंटर रख के, फिर वापस ए को सेंटर रख के, फिर वापस बी को सेंटर रख के, इस तरीके से, फिर वापस अब ए को सेंटर रख दूं तो ये, फिर बी को सेंटर रख दूं ये, अल्टरनेटिवली ए बी डन। अब आपको पता क्या करना है कि 13 सेमी सर्किल अगर बन जाए तो उनकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। अब सेमी सर्किल की लेंथ का मतलब क्या होता है? क्या होता है वो? सर्किल की भाषा में उसकी लेंथ को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? अगर लाइन सीधी है तो उसको तो मैं सिंपली क्या कह दूंगा? लेंथ। अगर लाइन सीधी है तो उसको मैं क्या कह दूंगा? लेंथ। लेंथ मतलब उसकी लंबाई। लेकिन अगर लाइन सीधी नहीं है, कर्व्ड है, सर्कुलर फॉर्म में, तो उसको मैं लेंथ ना बोल के क्या कहता हूं? सरकमफ्रेंस। ओके, तो यानी इसकी लेंथ निकालनी है, दैट मींस इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। अब फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो आधे का कितना होगा? पाई आर। पाई आर आधा कर दो उसका, 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दो, पाई आर। तो पाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस पाई आर। समझ आया? तो ऐसे करके पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर करके सारे पाई आर एड अप करने। पहले वाले सर्किल के लिए रेडियस रखनी 0.5, दूसरे के लिए 1, देन 1.5, देन 2, ऐसे 0.5 बढ़ाई जानी है। 13 टर्म्स लेने और सबका सम करना। समझ आया? ओके स्टार्टेड। और पाई की वैल्यू 22/7 है, वो उन्होंने क्लियर कर दी। अब उन्होंने सरकमफ्रेंस वर्ड यूज नहीं किया, लेंथ वर्ड यूज किया है, तो हम भी लेंथ वर्ड यूज करेंगे। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, और फर्स्ट सेमी सर्किल का सेंटर जो है वो ए है, बोलो, विद सेंटर ए। फर्स्ट सेमी सर्किल विद, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ए है या बी है, लेकिन जो उन्होंने गिवन पॉइंट्स दिए हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताने होते हैं। विद सेंटर ए, ठीक है, दैट इज उसको हम क्या कर देंगे? A1। नीचे कर देता हूं, ऊपर जगह नहीं बची। A1, बोलो कैसे निकालूंगा लेंथ? पाई आर से, पाई इंटू आर से निकालेंगे, बोलो पाई आर। तो पाई R1 कह देता हूं मैं, है ना, पहला सेमी सर्किल है तो उसको मैं R1 कह देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? अब पाई की वैल्यू तो रखनी है 22/7, तो मैं 13 में बार बार रखूं 22/7 22/7 20, इससे अच्छा एंड में रख दूंगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पाई को पाई रख देंगे और R1 की वैल्यू डाल देंगे, कितनी है? 0.5। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? चलो इसी फॉर्म में छोड़ दो, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। समझ आया? ऐसे करके दूसरे की निकालो जल्दी, वो एंड में रखेंगे। वही तो कह रहा हूं, अगर ऐसे बार बार रखने जाओगे तो 13 में बार बार रखनी पड़ेगी, इससे अच्छा हम एंड में रखेंगे। क्या हुआ? ओके, एंड लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्किल, सेकेंड सेमी सर्किल का जो सेंटर है वो बी होगा, दैट इज A2 इक्वल टू पाई
R2, तो पाई सेकंड का रेडियस क्या दिया इन्होंने 1, तो पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाओ थर्ड, एंड लेंथ ऑफ थर्ड सेमीसर्कल विद सेंटर C, दैट इज, उसको हम A3 ले लेते हैं, तो पाई R3, और R3 की वैल्यू क्या है 1.5, 0.5 बढ़ाना है आपको क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, AD अल्टरनेटिवली ये लेना है। फालतू क्यों बोल रहा है, कुछ काम से बोल, क्या फालतू बोल रहा है, खड़ा रहे। ओके, so and up to how many semicircles, 13, so and so on up to, and so on up to 13 semicircles, up to 13 semicircles, ठीक है। so it forms an AP, देखने की जरूरत है क्या, बोल रहा हूं ना मैं, बोलो जरूरत है क्या। it forms an AP as follows, as okay, शुरू करें। it forms an AP as follows, तो पहली टर्म क्या होगी बोलो, पाई इंटू 0.5। अच्छा, पाई इंटू 0.5 को लेकिन मैं टर्म में कैसे लिखूंगा, पाई इंटू 0.5, दैट मींस आपको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके लिखना पड़ेगा। तो फिर आप इसको ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिखो, यस 0.5 पाई, इसको क्या लिखोगे, पाई 1 जा पाई, इसको क्या लिखोगे 1.5। अब ये वाली टर्म लिखो जब, ये वाली टर्म लिखो, पहली टर्म क्या हो जाएगी 0.5 पाई, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी सिंपली पाई, पाई 1 जा पाई, एंड 1.5 पाई, एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। अब जब एपी की शक्ल दे दी तो उसको टर्म्स कहेंगे, जब तक हमने एपी की शक्ल नहीं कही दी थी तब तक हमने सेमी सर्कल्स का, अभी हम इसको टर्म्स कह देंगे, इन विच लेट्स फाइंड ए डी एंड एन, इन विच ए डी एन, सो ए बोलो क्या आएगा, और डी भी वही आएगा, माइनस करके देख लो, पाई में से 0.5 पाई माइनस करो, यानी पूरे पाई में से आधा पाई गया तो आधा पाई तो बचेगा, लाइफ ऑफ ए पाई, ठीक है। देखो पाई की क्या जिंदगी, एन 13, मूवी भी है ना शायद ये, लाइफ ऑफ ए पाई, ठीक है, ए डी और एन। चलो अब आपको 13 सेमी सर्कल्स के लेंथ का टोटल चाहिए, दैट मींस S13 चाहिए, निकालो, शुरू हो जाओ, S13 निकालो। विनीत S13 निकालो, बोलो मत, आप हंसो मत, और कल से बेंचेस मर्ज नहीं करेगा कोई, जितना गैप है उतना गैप रहना चाहिए। आज कौन कौन एब्सेंट था, पूछा ही नहीं, बॉयज में सब प्रेजेंट है, गर्ल्स में एना एब्सेंट है, now sum to how many terms, 13, sum to 13 terms of the AP, sum to 13 terms, अब पाई की वैल्यू तो रख, लास्ट में तो रख पाई को घर कौन लेके जाना है, सॉल्व करके जाना है भाई, ऑफ द एपी, दैट इज वी कैन डिनोट इट बाय S13, S13 बोले तो 13/2 2a, a कितना था आधा पाई, a तो आधा पाई था, प्लस n-1 यानी 13-1 यानी 12 इंटू d कितना था, वो भी आधा पाई था। चलो 13/2, आधे पाई का दुगना पूरा पाई बोलो, और आधे पाई का 12 गुना 6 पाई बोलो, 12 इंटू आधा पाई 6 पाई, आधे 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 करके 12 बार गिनेंगे तो 6 पूरे हो जाएंगे, और आधे का दुगना पूरा, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई,
और फाइनली अब इस जगह मैं पाई की वैल्यू डाल दूंगा 22/7, 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप तो करनी है, लेकिन एट द लास्ट, बिल्कुल आखिर में जाके 2 से 11 टाइम्स ये गया, 7 से 7 ये गया, 13 into 11 करना है, दैट्स इट, 143। वंश बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही? आ गई? नोट करो। क्लोजिंग स्टेटमेंट। हेलो, बस 2 मिनट, 2 मिनट भेज रहा हूँ। Hence, टोटल लेंथ ऑफ, बोलो क्या लिखूंगा? टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमीसर्कल, hence total length of 13 semicircle, that is S13, कितना आया? 1 सेंटीमीटर। लेंथ सेंटीमीटर में आएगी। मैच कर लो आंसर, कुछ नोट करना है? क्लियर? अब कितने क्वेश्चन बचते हैं? तो 2 क्वेश्चन के बाद कोई डाउट हो तो कल ले आना, परसों टेस्ट होगा। ओके, परसों डाउट नहीं, कल ही हो जाएगी डाउट क्लास, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।